चलिए बच्चों, अगला सवाल करते हैं। सवाल बड़ा इस तरह से, फिर से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपके पास बड़ा फिक्स्ड रेल्स हैं। ये रेल फिक्स है, ये भी फिक्स है। मूव सिर्फ और सिर्फ ये रॉड कर सकती है, एम मास की, एल लेंथ की, कैपिटल आर रेजिस्टेंस की रॉड है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, बड़ा रॉड जो है वो ऐसे रेल्स के ऊपर पड़ी है, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल। इनिशियली बड़ा आपकी जो रॉड है वो रेस्ट पे है, ये एक बैटरी लगा रखी है जिसका ईएमएफ है ई। ये मान लो कि हमारे पास ये जो बैटरी है ये एक तरीके से केमिकल सेल है ना, ये कोई एक्चुअल में बैटरी है। अदरवाइज बड़ा इस चैप्टर में तो है ना, जितने भी ईएमएफ आए थे वो किसके कारण आए थे, वो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ थे। ये बड़ा एक्चुअली कोई केमिकल सेल लगा रखा होगा, जैसे बड़ा हम अब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चैप्टर में जिस तरह के सेल्स लगाते थे वैसा। पूरे रीजन में ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर से समझाऊं, रेल फिक्स, यहाँ पर एक बड़ा एक बैटरी है, स्विच बड़ा शुरुआत में ऑफ है, बैटरी लगा रखी ईएमएफ ई की, और रॉड ऐसे पड़ी है, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल बड़ा कैंसिल हो रहे हैं, पूरे रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पर इस स्विच को ऑन किया, तो ऑफकोर्स करंट आएगा ऐसे, तो रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो रॉड भागेगी, बड़ा रॉड तो भागेगी। और अगर रॉड भागेगी बड़ा, फिर अपन देखते हैं कि बड़ा रॉड की वेलोसिटी किसी टाइम पर क्या होगी वगैरह वगैरह। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है प्यारे बच्चों, ये t इज इक्वल्स टू 0 पर बना रखा है। अब सवाल क्या है, एट एनी टाइम t ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। किसी भी टाइम t पर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑन रॉड लगाएंगे। वेलोसिटी ऑफ रॉड निकालो किसी टाइम t पर, बिल्कुल निकालेंगे। फाइंड करंट इन सर्किट में करंट निकालो, सब कर देंगे। सुनना बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 पर जैसे तूने स्विच को ऑन किया, ये रॉड तो रेस्ट पे है, तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, तो पूरे सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस सिर्फ ईएमएफ ये है। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर मैं जानता हूं कि करंट आएगा ऐसे, और मुझे तो पता है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर करंट की जो वैल्यू होगी बेटा, दैट विल बी E अपॉन पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक है, दैट इज R। इसके कारण क्या होगा बेटा, L वेक्टर ऐसे, B वेक्टर ऐसे, बेटा L वेक्टर ऐसे, B वेक्टर ऐसे, L क्रॉस B, फोर्स लग जाएगा बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा बाहर की तरफ। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ लगा है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं बेटा कितनी होगी, ILB। सर शुरुआत के अंदर आपका करंट कितना है बेटा, शुरुआत में हमारा करंट है E अपॉन R, तो फोर्स की वैल्यू है दिस। इस एक्सेलरेशन के कारण ऑफ कोर्स इस फोर्स के कारण रोड में एक्सेलरेशन आएगा, और रोड में एक्सेलरेशन आएगा तो रोड के पास वेलोसिटी आएगी, तब उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा। ये तो कहानी कब है, ये तो कहानी t इक्वल्स टू 0 की है। किसी टाइम t पर ऑफ कोर्स बेटा सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ ये थोड़ी होगा, इसका भी तो ईएमएफ आएगा। चलो एक काम करते हैं, किसी टाइम t पर वापस से अपना सर्किट बनाते हैं। फिक्स्ड रेल, ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी बैटरी जिसका ईएमएफ है E, ये बड़ा केमिकल सेल है। आपकी जो रॉड है वो चलते चलते बड़ा यहां पहुंच गई है, मैंने इस टाइम को एक बार के लिए t बोल दिया है, और रॉड के पास लेट से वेलोसिटी आ गई है v। कारण कौन है बेटा इस वेलोसिटी का, मैग्नेटिक फोर्स। आपने कोई फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फोर्स है। चलिए बेटा, वेलोसिटी v है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों है ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे, लेंथ है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? यस। क्या मोशनल ईएमएफ आएगा? यस। वैल्यू कितनी होगी? VLB। सर हायर पोटेंशियल किस तरफ, लोअर पोटेंशियल किस तरफ? वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, V क्रॉस B। हायर पोटेंशियल ऊपर, लोअर पोटेंशियल नीचे। बेटा मैं इसको E नहीं लिख सकता, E डैश लिख सकता हूँ। E क्यों नहीं लिख सकते बेटा, E तो इसका ईएमएफ है जो मैं गिवन है। इस E डैश की बेटा वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स VBL। साथ ही बेटा इस रोड का रेजिस्टेंस भी अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि इस रोड का रेजिस्टेंस इज R। बन गया अपना काम। कोई अगर मुझे कहे कि सर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ, बड़े आराम से बनाएंगे। आपका एक्सटर्नल जो लोड है, एक्सटर्नल जो सोर्स है उसका ईएमएफ है E, आपका जो बैटरी है उसका ईएमएफ है E डैश, और ये रेजिस्टेंस है आपके पास R। E डैश की जो वैल्यू है मेरे प्यारे वाले बच्चों, दैट इज ऑफ कोर्स VBL।
हम जानते हैं शुरुआत में आपकी वेलोसिटी कम होगी तो ये वाला ईएमएफ कम होगा, ये वाला ईएमएफ करंट भेजना चाह रहा है ऐसे, ये वाला ईएमएफ करंट भेजना चाह रहा है ऐसे, किसकी चलेगी? ऑफ कोर्स इसकी चलेगी। शुरुआत में वेलोसिटी कम है तो ई डैश कम है तो करंट आएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे। उस करंट को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ई माइनस वी बी एल अपॉन आर। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी दोनों आपस में सीरीज में है। सर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ में आप जोड़ते हो ना? बेटा जोड़ा तो है, ई प्लस वी बी एल। अरे नहीं बेटा, ई माइनस वी बी एल। माइनस क्यों? ये करंट इधर भेजना चाह रहा है, ये करंट इधर भेजना चाह रहा है, दोनों की पोलरिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है। चलिए मेरे ख्याल से काफी हद तक मेरा काम बन गया है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। न्यूटन्स लॉ लगाओ किस पे? रॉड पे। बिल्कुल लगाएंगे। बेटा रॉड को देखो, रॉड में करंट आ रहा है ऐसे, और रॉड में करंट आ रहा है ऐसे, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, L क्रॉस B। सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स है और उसकी वैल्यू मैं जानता हूं, दैट इज ILB। सर लगाओ ना न्यूटन्स लॉ? बिल्कुल आराम से लगाऊंगा। रॉड पर सामने की तरफ इकलौता फोर्स है ILB एंड इट शुड बी इक्वल टू रॉड का मास इनटू एक्सेलरेशन। सर हमने बिल्कुल जो पहले वाला सवाल किया था उसमें तो एक बार माइनस ILB आया था। बेटा माइनस LB उसमें इसलिए आया था क्योंकि वो पीछे की तरफ था। इस बार बेटा ये आगे की तरफ है। ये तो ऑफकोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा है, तो डी बाई डी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। उस सवाल के अंदर बेटा ILB लगा था पीछे, तो माइनस लगा दिया अपने। सर आई क्या लिखूं? आई बेटा मैंने आपको सिखा रखा है, आई मैंने सिखा रखा है ई माइनस VBL अपॉन आर into LB is equals to M into dV by dt। मुझे ऐसा लगता है कि आसान से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। मेरी ऐसी फीलिंग है कि बेटा आसान से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, कोई खास इतनी टफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी है। हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये L B R M ये तो कांस्टेंट है, इनकी चिंता नहीं करते हैं। dV ऊपर आना चाहिए, dt भी ऊपर आना चाहिए, तो dt को इधर ले आओ। L B कांस्टेंट है, चिंता मत करो। M R कांस्टेंट है, चिंता मत करो। dt को ले आया ऊपर, dv तो पहले से ही ऊपर था, dv के साथ v वाली टर्म होनी चाहिए, तो इस e माइनस VBL को नीचे ले आया। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी, किसी भी टाइम t पर लेट्स से बड़ा वेलोसिटी इज v। करते हैं इंटीग्रेट, आधा आधा काम बांट ले। ये वाला इंटीग्रेशन मैं कर लेता हूं, ये वाला इंटीग्रेशन तुम कर लो। ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर लूंगा। L B कांस्टेंट है, M R कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, 0 से t तक लिमिट लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन dv अपॉन समथिंग v, ln v। लेकिन बेटा v का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस BL, तो सबसे पहले माइनस BL से डिवाइड करो। इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ e माइनस VBL। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? 0 से v तक। मेरे पास आ गया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू, बड़ा माइनस इधर ले आ, लॉग ऑफ, बड़ा v को v रखना, e माइनस VBL, बड़ा v को 0 रखना अपॉन e। मेरे ख्याल से तो काम बन गया, मेरे ख्याल से काम बन गया। 1 माइनस VBL अपॉन e इज इक्वल्स टू लॉग, बड़ा उधर गया तो e रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर। और यहां से मेरे पास बड़ा v की वैल्यू आ गई है, बड़ा कितनी वैल्यू आ गई है? e अपॉन BL 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। किसी भी टाइम पर आपकी रॉड के पास बड़ा वेलोसिटी ये होगी, बड़ा किसी भी टाइम पर आपकी रॉड के पास ये वेलोसिटी होगी। फिर इनफ। कोई कहते सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, बड़ा देख रहे हो ये वेलोसिटी और ये टाइम, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स जैसा कर्व है, ऐसा कर्व में बनाना आता है। बड़ा टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट की तो e रेस टू पावर 0 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0, वो तो होनी थी, सवाल में दे रखी थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो जाएगा,
ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बेटा क्या होता है 0। उस टाइम पर आपके करंट की बेटा वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है जैसा आप देख पा रहे हो ये 0 होते वैल्यू आ गई है E अपॉन बी एल। ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। समझ गए बच्चों? अच्छा, मुझसे सवाल के अंदर करंट भी पूछ रखा है क्या? हाँ बेटा, करंट भी पूछ रखा है। करंट हम जानते हैं, करंट हम जानते हैं कितना है। करंट मेरे पास है E माइनस VBL अपॉन R, दैट इज E अपॉन R माइनस VBL अपॉन R। बेटा VBL अपॉन R करूंगा तो E अपॉन R, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। बेटा ई बाई आर गायब। करंट की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है, और करंट की वैल्यू आ गई ई बाई आर ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा जो करंट है वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो मैं बड़े आराम से और इत्मीनान से कह सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर तो करंट की वैल्यू E बाई आर होगी, और उसके बाद लगातार करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होने के पीछे तुम कारण जानते हो बेटा, बिल्कुल कारण जानते हो, क्योंकि इस बार है ना जैसे जैसे समय बीत रहा है इस रोड की वेलोसिटी बढ़ रही है, इस रोड की वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका EMF बढ़ रहा है। ये वाला EMF करंट भेजना चाह रहा है इधर, ये वाला EMF करंट भेजना चाह रहा है इधर। नेट EMF आएगा E माइनस ई डैश। ई डैश की वैल्यू लगातार बढ़ेगी 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 बढ़े, एक टाइम ऐसा आएगा जब E और E डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर। जैसे E और E डैश की वैल्यू बराबर हो जाएगी नेट EMF क्या हो जाएगा 0। नेट EMF 0 तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जिस टाइम पर E और E डैश की वैल्यू 0 होगी बेटा उस टाइम पर दिस E मस्ट बी इक्वल टू VBL। उस टाइम पर आपके पास इस रॉड के पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉड विल बी ऑफ कोर्स E अपॉन BL। अरे बेटा देख लो E अपॉन BL, चेक कर लो चेक कर लो। जब ये वाला EMF और ये वाला EMF बराबर होगा बेटा दिस टाइम E इज इक्वल्स टू VBL, उस टाइम आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, एंड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ऑफ कोर्स E अपॉन BL। समझ गए बच्चों? करंट लगातार इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। कोई मुझसे बेटा अगर इसके अंदर हीट लॉस वगैरह पूछे, पावर लॉस वगैरह पूछे, सब कर सकते हैं। मेन चीज़ तो बेटा ये करंट इक्वेशंस लिखना है। अब कोई मुझसे पूछ ले बताओ रेजिस्टेंस का किस टाइम पर पावर डिसिपेशन क्या होगा, आई स्क्वायर इनटू आर। आई पता है तो भी पता है, आई पता है तो भी पता है। कोई मुझसे पूछ ले सर टोटल हीट लॉस कितनी होगी, आई स्क्वायर इनटू आर इंटू डी टी। 0 से लेकर किसी टाइम तक इंटीग्रेट कर दो जिस भी टाइम तक आपसे पूछा गया है। तो ये सब काम तो आपके लिए बिल्कुल छोटे मोटे हैं, आपको इनमें कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करते हैं। चलिए बेटा, अगेन सवाल की सिचुएशन बेटा काफी हद तक हमारे पिछले वाले सवालों जैसी सी है। फिक्स्ड रेल बेटा, ये फिक्स्ड कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है। ये रॉड है जो मूवेबल है। ये बेटा दोनों रेल्स के ऊपर ऐसे रखी हुई है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल कैंसिल कर रहे हैं। m मास की l लेंथ की रॉड है। पूरे सर्किट में कहीं किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो हो सकता है कि बेटा हम इक्वेशन तो बना लें लेकिन हमसे शायद सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, हो सकता है कि उसके लेवल की जो मैथमेटिक्स है वो हमने शायद अभी तक ना पढ़ रखी हो। ठीक है, इनिशियली आपकी बेटा रॉड रेस्ट पे है। पूरे रीजन में ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B। ये रॉड अगर मूव करेगी तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेगी तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस तो होगा। कैपेसिटर बेटा इनिशियली अनचार्ज है। सारा का सारा अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। सवाल मैंने काफी हद तक सीक्वेंस में लिखे हैं। अगर मैं डायरेक्टली अगर लास्ट सवाल पूछूंगा तो ऑब्वियस बात है बेटा ऑप्शन नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर मैं सीक्वेंस में अगर सवाल पूछूंगा तो भले ही ये कैपेसिटर का पहला सवाल हो, भले ही ये कैपेसिटर का पहला सवाल हो, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर इस बिल्कुल सीक्वेंस को अगर रिलीजियसली फॉलो करेगा, इन सारे क्वेश्चंस के अगर सीक्वेंस को रिलीजियसली फॉलो करेगा, तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि वो बच्चा खुद सवाल को कर सकता है। ठीक है, पहला सवाल पूछा है कि बेटा किसी भी टाइम टी पर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ। आपको सिर्फ बना देंगे। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन रॉड, कि रॉड पर न्यूटन्स लॉ लगाओ, लगा देंगे बेटा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड, रॉड की वेलोसिटी बताएं। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर चार्ज बताएं। फाइंड करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट है वो बताएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड बताएं। सब कर देंगे बेटा। फोर्स है सामने की तरफ तो रॉड मूव करेगी।
भले ही वेलोसिटी शुरुआत में 0 हो, कभी ना कभी तो वेलोसिटी आएगी। आपके पास बड़ा मामला कुछ ऐसा है कि किसी टाइम टी पर रॉड दिखने में, अरेंजमेंट दिखने में आपको ऐसा नजर आएगा। किसी टाइम टी पर आपकी जो रॉड है वो यहां कहीं पहुंच जाएगी। m मास की l लेंथ की रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, वेलोसिटी है सामने की तरफ। क्यों आई वेलोसिटी? क्योंकि सामने की तरफ उन्होंने कोई ना कोई फोर्स लगा रखा है। यहां पर आपने कोई ना कोई रेजिस्टेंस, सॉरी बेटा रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटर लगा रखा है। आराम से सुनना बेटा, कैपेसिटर पर क्या कोई चार्ज आएगा? हाँ बेटा चार्ज तो आएगा। सर बैटरी नहीं है? अरे बेटा बैटरी वैसे नहीं है, लेकिन ये जो रॉड मूव कर रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रही है, और ऑफ कोर्स इसके कारण कोई ना कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कितना आएगा और किधर आएगा? आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी ऐसे है, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ इंड्यूस तो वीबीएल आएगा। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वी क्रॉस बी, हायर पोटेंशियल ऊपर, लोअर पोटेंशियल नीचे, तो इसका मतलब ये एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका हायर पोटेंशियल ऊपर, लोअर पोटेंशियल नीचे, एंड इट विल बी वीबीएल। जिस तरह से रेजिस्टेंस में से करंट निकालने के लिए उसके आजू बाजू पोटेंशियल लिखना इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल वैसे ही कैपेसिटर पर चार्ज लिखने के लिए उसके आजू बाजू पोटेंशियल लिखना इंपॉर्टेंट है। यहां का पोटेंशियल अगर 0 तो यहां का पोटेंशियल वीबीएल, यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल 0, वहां का पोटेंशियल वीबीएल तो यहां का पोटेंशियल भी आपका वीबीएल, जस्ट बिकॉज कि किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, तो ऑफ कोर्स यहां पर प्लस क्यू चार्ज आएगा और यहां पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। मेरे बच्चे जानते हैं कि इस क्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ कोर्स वीबीएल। सर तो चार्ज निकाला है, सर करंट कैसे निकालते हो? अरे बेटा ऑफ कोर्स जैसे जैसे ये रॉड आगे जाएगी वैसे वैसे ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो इस पर चार्ज बढ़ेगा। अरे भाई चार्ज तो तभी बढ़ेगा ना जब कोई करंट आएगा, चार्ज तो तभी बढ़ेगा ना कोई करंट आएगा, तो यहां पर जरूर कोई ना कोई करंट तो आ रहा होगा, पक्की बात है। रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिखते थे, लेकिन कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट निकालने के लिए पहले हम कैपेसिटर के आजू बाजू पोटेंशियल लिखकर कैपेसिटर पर चार्ज निकालते हैं और उस चार्ज को डिफरेंशिएट करके करंट निकालते हैं। ये वाली बात मेरे शायद सारे बच्चों को याद होगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर करंट की जो वैल्यू है दैट इज ऑफ कोर्स dq बाई dt। बड़ा C कांस्टेंट, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, V का डिफरेंशिएशन मेरे बच्चे जानते हैं कि विल बी dv बाई dt। चलो कुछ तो बना, मैंने एक तरह से बड़ा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया है। बैटरी है और कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टेंस है। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन रॉड। अच्छा करंट यूं जा रहा है, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, L क्रॉस B, बड़ा फोर्स आएगा पीछे की तरफ, दिस फोर्स विल बी IL। F आगे ILB पीछे, ओ बेटा F आगे ILB पीछे, इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। मेरे बच्चे बोलेंगे सर I कैसे लिखोगे? बड़ा अभी तो सिखाया मैंने आपको, I इज CBL dv बाई dt, इज CBL dv बाई dt। ये तो बड़ा I हुआ, मुझे इसको LB से भी मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू dv बाई dt। मुझे लगता है कि हमारा सारा काम बन गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, हमारा पक्की बात है बड़ा आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और मेरे पास आ गया f इज इक्वल्स टू m प्लस c टाइम्स b स्क्वायर l स्क्वायर इंटू dv बाई dt। हालांकि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ना करूं ना तब भी काम चल जाएगा, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास dv बाई dt की वैल्यू आ गई है f अपॉन m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सर क्यों? बेटा f कांस्टेंट, m कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, रॉड की लेंथ कांस्टेंट, तो आपका जो एक्सेलरेशन आ गया है बेटा वो आ गया कांस्टेंट। तो वो नाटक मत करो कि dt ऊपर ले गए फिर v को इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके v तक, ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। सीधा बोल दो कि देखो सर डी बाई टी है, ये हमारा एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मुझसे सवाल में पूछ क्या रखा है, मुझसे सवाल में पूछ रखा है कि बताओ किसी भी टाइम पर रॉड की वेलोसिटी क्या होगी। अरे बेटा किसी भी टाइम पर रॉड की वेलोसिटी होगी रॉड की इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सीधा बोल दो कि सर दैट इज एफ अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। किसी भी टाइम पर रॉड की वेलोसिटी ये। और बताओ अगला सवाल क्या है? फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज क्या है बेटा? किसी भी टाइम कैपेसिटर पर चार्ज है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज है उसका कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वीबीएल। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वीबीएल, वी मुझे पता ही है, दैट कम्स आउट टू बी सी बी एल। वी किसी भी टाइम पर हम जानते हैं दैट इज एफ टी। सर किसी भी टाइम पर करंट कितना है बेटा? करंट विल बी ऑफ कोर्स डी क्यू बाई डी टी। आप डिफरेंशिएट कर दो बेटा, करंट की मेरे पास वैल्यू आ गई, दैट इज सी बी एल एफ। अरे ये क्या लिख दिया मैंने? सी बी एल एफ अपॉन एम प्लस सी टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर। किसी भी टाइम पर बेटा आपका करंट ही है। बेटा कुछ नोटिस किया कि करंट की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है? कांस्टेंट। ग्राफ बनाना चाहिए बेटा, बना लो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कोई तुमसे पूछेगा तो बोल देना कि सर ये रहा वेलोसिटी, ये वाला टाइम, इट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बिकॉज बेटा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि tan थीटा इज द स्लोप। स्लोप इज ऑफ कोर्स एफ प्लस एम टाइम्स सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये तो था। कोई मुझसे पूछ ले कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का कैसा चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो चार्ज वर्सेस टाइम बेटा q पर पावर 1 t पर पावर 1 द ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन। एंड अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप। बेटा स्लोप इज सी बी एल एफ अपॉन 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 एम प्लस सी टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर। स्लोप बेटा कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है। चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो करंट होता है। बेटा चेक कर लो, करंट भी आपका ही था। अच्छा सवाल था प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझ ही क्यों होंगे। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, शीट में एग्जैक्टली सेम सवाल है, बस उसमें ये अंतर है कि पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है उसमें कैपेसिटर ऐसे पड़ा होगा, फिक्स्ड रेल्स ऐसे होंगी, वर्टिकल प्लेन के अंदर एक रॉड होगी ऐसे एम मास की एल लेंथ की। मैं फिर से बोल दूं बेटा, वर्टिकल प्लेन होगा और t इज इक्वल्स टू 0 पर रॉड को यहां से रिलीज कर रखा होगा। रिलीज करते ही रॉड पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग जाएगा प्यारे बच्चों, क्या? mg। तो हमारा सारा सवाल और ये वाला सवाल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक बात का अंतर है कि हमने जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वाला सवाल किया तो मुझे सामने की तरफ फोर्स लगाना पड़ा F, और इसमें बड़ा आपको कोई अलग से फोर्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। इस रोड को नीचे की तरफ ग्रेविटी खुद ही खींचेगी, कितने फोर्स से? mg से। तो उस केस में सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप कह दो कि सर जो सवाल आपने किया है वो सेम सवाल ही है, बस जहाँ पर हमने F लिखा था वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ mg लिखने की ज़रूरत है। ये सवाल बड़ा शीट में होगा, वापस से आप कर लेना। अरे बेटा इस सवाल में एक पार्ट रह गया कि मैंने डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रखा था कि किसी भी टाइम तक रोड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है कि बेटा रोड की वेलोसिटी पता ही है, उसको लिख दो बेटा dx बाई dt। dt को ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो। ये फिर ऐसे बोल दो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड विल बी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया है f अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ऐसे आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका बड़ा सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज तो हम ढंग से इंटीग्रेशन करके सवाल करते ही हैं। इस बार इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। चलिए बच्चों एक और सवाल, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। हालांकि इस सवाल का जो डायग्राम है ये हम पहले भी एक सवाल के अंदर आपको बता चुके हैं, लेकिन हमने उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाकर ही छोड़ दिया था। अब हम थोड़े वेल इक्विप्ड हैं और बहुत सारी बातों को जज करने के लिए। हमारे पास सिस्टम इस तरह से है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर ये एक कंडक्टिंग फिक्स्ड रिंग है। बड़ा पहले बोल दूं
कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग फिक्स्ड रिंग है, इस रिंग के पास किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये मेरे पास एक कंडक्टिंग फिक्स्ड रिंग है। बड़ा फिक्स्ड रिंग मतलब बड़ा इसकी शेप साइज ज्योमेट्री चेंज होने वाली नहीं है। बीचों बीच बड़ा ये एक्सिस है, हिंज है, स्मूथ हिंज है। इससे m मास की l लेंथ की रोड अपन ने बांध रखी है। इस रोड के खुद के पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है। ठीक है, बड़ा ये हमारे पास अगेन एक कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर से एक कैपिटल R का रेजिस्टेंस हमने ऐसे लगा रखा है यहां से यहां तक। ठीक, ये बड़ा इसका तार जो है इस कंडक्टिंग रिंग के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है। पूरे रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ बी जो है वो पूरे टाइम बड़ा आपका यूनिफॉर्म है। रेजिस्टेंस इस लोड का कैपिटल R है और इस रोड के पास, लोड के पास तो कैपिटल R है और जो रॉड है उसके पास एक तरह से मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप कुछ स्मॉल r है। मैंने इस रोड को कांस्टेंट ओमेगा से घुमा के छोड़ दिया है। सॉरी बेटा, गलती होगी मेरे से, ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया है। ओमेगा नॉट कांस्टेंट नहीं होगी, मैंने इसको ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया है। ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया है। अब मेरा एक्चुअल सवाल तो ये है कि किसी भी टाइम पर रॉड का ओमेगा क्या होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट सवाल पूछने की बजाय मैं आपको सवाल कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दे रहा हूँ। सवाल को बड़ा पूरे के पूरे इस अरेंजमेंट की, उस पूरे के पूरे सिचुएशन को बड़ा पार्ट्स में डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सारा का सारा सवाल कर सकते हो अगर पार्ट्स में करोगे तो। पहला सवाल है, किसी भी टाइम टी पर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ। ये बड़ा कहानी कब की है, ये तो t इज इक्वल्स टू 0 की है। किसी भी टाइम t पर रॉड पर टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगाओ, हॉरिजॉन्टल प्लेन है याद रखना। किसी भी टाइम t पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालो। किसी भी टाइम t पर सर्किट में करंट बताओ और किसी भी टाइम t पर इस लोड ने कितना पावर डिसिपेट किया है ये बताओ। ये मेरे सवाल है बेटा, आराम आराम से इत्मीनान से आप कीजिए। पहली बात तो मैं बिना किसी कैलकुलेशन के ऐसा बोल सकता हूं कि पक्की बात है कि रोड का ओमेगा घटेगा। अगर आप इस रोड का ओमेगा किसी एक्सटर्नल एजेंट से कांस्टेंट नहीं रखोगे तो घटेगा। हमने इस तरह का सवाल पहले कर रखा है जिसमें ओमेगा बेटा है ना कांस्टेंट रखने के लिए हमने टॉर्क वर्क लगाया था। इसका ओमेगा कांस्टेंट रखने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाओगे तो इसका ओमेगा पक्की बात है घटेगा। और सवाल में बोल रखा कि ओमेगा नॉट घुमा के छोड़ दिया तो ऑब्वियस बात है लगातार ओमेगा तो कम होगा। सर आपको पता कैसे चला कि ओमेगा घटेगा? भाई लेंस लो, तुम जानते हो कि इस पूरे के पूरे रीजन में ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेंगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस हमेशा कॉज को अपोज करेगा। कॉज कौन है? ओमेगा। कॉज कौन है? ओमेगा। अगर ओमेगा नहीं होता तो ईएमएफ नहीं होता। ईएमएफ हमेशा इस तरह से इंड्यूस होगा कि हमेशा कॉज को अपोज करेगा, तो ऑफ कोर्स ओमेगा को अपोज करेगा। तो मैं तो मान के बैठा हूं कि टॉर्क पक्की बात है कि पीछे की तरफ लगेगा, अल्फा पीछे की तरफ लगेगा और वो जो टॉर्क और अल्फा होंगे वो लगातार ओमेगा को घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे। मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मैं पहले से श्योर हूं कि पक्की बात है कि टॉर्क ऐसे आएगा, आपका अल्फा ऐसे आएगा। मैं तो पहले से श्योर हूं। लेंस लो तो ये कह रहा है। चलिए बच्चों, किसी टाइम टी पर क्या कहानी होगी हम बड़े आराम से बनाते हैं, सोचते हैं, करते हैं। लेट्स से बड़ा किसी टाइम टी पर कहानी है ऐसे, बड़ा डायग्राम बना लेते बच्चों ने। लेट्स से बड़ा किसी टाइम टी पर सिचुएशन है ऐसे कि इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। बड़ा ठीक है, किसी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तुम जानते हो कि एक एंड फिक्स है और बड़ा ऐसे रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल? वेलोसिटी रोड के पास है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ। और इस ईएमएफ की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों में जानता हूं बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। बेटा इस रोड का रेडियस r नहीं है, इसका रेडियस तो l है। यही नहीं, इसके पास बेटा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है। जो रेजिस्टेंस दिखाना चाहो वो ऐसे दिखा दो, दैट इज स्मॉल r। इसके कारण क्या होगा कि करंट यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा। इसके बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें और इसमें। बट कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? रेजिस्टेंस बड़ा इसके रिंग के पास है ही नहीं, तो चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वही करंट जो इधर से आया और जो इधर से आया, दोनों करंट जुड़कर वापस से वही आ गया। जो करंट कैपिटल R में है वही करंट आपके पास स्मॉल r में है। इसका मतलब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों आपस में सीरीज में है। तो कुल मिलाकर कोई अगर मुझे कहे कि सर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ, बड़े आराम से बना सकता हूँ। ये रहा मेरे पास रेजिस्टेंस R,
ये रही मेरे पास बैटरी का ईएमएफ, इस ईएमएफ के साथ मेरे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप स्मॉल आर, और बैटरी का जो ईएमएफ है वो मुझे मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। शुरुआत में ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट थी, और हम जानते हैं कि समय रहते रहते लगातार ओमेगा तो कम होगा, घटेगा। करंट विल बी लाइक दिस, दीज रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि करंट विल बी ईएमएफ upon resistance, resistance is capital R plus a small r. This is the current. Fair enough? पहला काम तो हो गया बेटा। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगाओ रॉड पे, बिल्कुल लगाएंगे बेटा। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बेटा आपकी हिंज, एम जी जो है वो तो एक्सेस के पैरेलल है, उसका टॉर्क 0। ये जो रॉड है बेटा ये रिंग पर कहीं ना कहीं टिकी हुई है, तो रिंग ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, वो जो नॉर्मल होगा अगेन एक्सिस के पैरेलल, उसका टॉर्क भी 0। ठीक है, टॉर्क किसका आएगा? टॉर्क आएगा मैग्नेटिक फोर्स का। सर मैग्नेटिक फोर्स है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। मैं नया डायग्राम बनाऊँ उसके लिए? चलो तुम इतनी जिद कर रहे हो तो नया डायग्राम बना देता हूँ। ये लो बेटा आपकी एक तरह से कंडक्टिंग रिंग, ये बेटा आपकी रॉड। ये रेजिस्टेंस बेटा आपके पास कैपिटल आर। यहां पर अगर देखो तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये आपके पास करंट आया बेटा। यू करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एल क्रॉस बी, बेटा फोर्स आएगा पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऐसे पीछे की तरफ। उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे? करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा एल वेक्टर और बी वेक्टर बीच एंगल तो 90। सर ये फोर्स लगता हुआ कहाँ मानूं? वैसे बेटा तुम जानते हो कि ये जो फोर्स है ये यहां भी लग रहा है, 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 यहां हर जगह करंट बह रहा है, हर जगह लग रहा है। सर इस फोर्स को कहां पर लगता मानूं? जब भी कोई फोर्स इस तरह से यूनिफॉर्म होता है उसको हम कहां से लगता मानते हैं? सेंटर ऑफ मास से। तो आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि सर इस फोर्स को मैं यहां से L/2 डिस्टेंस दूर लगता हुआ मान सकता हूं। और बेटा जो लेंस लो कह रहा था वही हुआ, जिस बात का मैं शक था वही हुआ। ये जो टॉर्क आएगा हिंज के अबाउट ऐसे आएगा, और जो टॉर्क आएगा अगर वो ऐसे आएगा तो अल्फा ऐसे आएगा, और ये अल्फा ऑब्वियस बात है कि हमारे ओमेगा को घटाएगा। ये वाले सारे के सारी बात मैथमेटिक्स के बिना भी हम सोच चुके थे। सर कब सोची अपन ने? अरे बेटा वो सोची थी ना, ठीक, लेंस लो सोची थी। सर टॉर्क इज इक्वल्स टू अल्फा लगाओ ना। बेटा पहले बोल दूं एम जी नॉर्मल उन सबके टॉर्क तो गए, सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स का टॉर्क आएगा, और उस टॉर्क की वैल्यू होगी ILB इंटू यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। आई बेटा बताना इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है ml²/3। सर हिंज का टॉर्क क्यों नहीं लिखा? बेटा हिंज के अबाउट तो टॉर्क लिख रहे हैं हम, जानबूझ के हिंज के अबाउट टॉर्क लिखी इसलिए रहे हैं क्योंकि हिंज फोर्स का टॉर्क 0 आ जाए। तो ml²/3 इंटू अल्फा। अल्फा को मैं बड़े प्यार से देखो बेटा क्या लिख रहा हूं, माइनस डी ओमेगा बाई डी। सर माइनस डी ओमेगा बाई डी क्यों लिखा? क्योंकि मैं जानता हूं कि बेटा ओमेगा बढ़ नहीं रहा, ओमेगा घट रहा है, कि जो अल्फा है बेटा वो ओमेगा की तरफ नहीं है, ओमेगा के अपोजिट है। तो ये ओमेगा के बढ़ने की रेट नहीं है, ये ओमेगा के घटने की रेट है। ठीक है बेटा, एल स्क्वायर गायब 3 टाइम्स आई बी अपॉन 2m इज इक्वल्स टू माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर देना। 3/2m इंटू आई बी। बेटा करंट हम वैसे तो लिख ही चुके थे,
करंट इज बेटा कितना, करंट इज बेटा कितना, करंट इज कितना, करंट इज बेटा बी तो ठीक है, करंट इज EMF बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सर्किट का रेजिस्टेंस बेटा दैट इज R प्लस R। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास बड़ा सारा सारा एक्सप्रेशन आ गया। मुझे लगता है बड़ा इसे हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, हमारे बेटा मेरे ख्याल से काफ़ी सारे काम तो बन चुके हैं। पहला सवाल हो चुका, टॉर्क इज इक्वल्स टू अल्फा लगा दिया। अब पूछा है एंगुलर वेलोसिटी बताओ रॉड की किसी भी टाइम टी पर, बता देंगे। उसके लिए मुझे ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी करता हूं बेटा सॉल्व। डी ओमेगा ऊपर रहना चाहिए, डी ओमेगा के साथ ओमेगा ले आओ तो ओमेगा आ गया नीचे, दैट इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स एम इंटू आर प्लस आर इंटू डी टी। डी टी ऊपर होना चाहिए, एक बार चेक कर लो। -3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स एम आर प्लस आर, डी टी बड़ा ऊपर गया। आराम से इंटीग्रेट कीजिए। बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम आपका 0 था तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी। किसी भी टाइम टी पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन विल बी ऑफ कोर्स ln ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स एम इंटू आर प्लस आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी। किसी भी टाइम पर आपके पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, आप कह सकते हो कि किसी भी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट इंटू ई रेस टू पावर -3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 4 टाइम्स एम इंटू आर प्लस आर। किसी भी टाइम पर बड़ा आपकी एंगुलर वेलोसिटी ये होगी और ये एंगुलर वेलोसिटी आप देख सकते हो कि लगातार समय के साथ डिक्रीज हो रही है। वो भी कैसे डिक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कितना एंगल चलेगा, मैं इस ओमेगा लिखूंगा डी थीटा अपॉन डी टी, हम एंगल भी निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों इस बात को। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? हाँ बेटा बिल्कुल प्लॉट कर सकता हूँ। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और फिर लगातार ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही। फेयर एनफ। अगला सवाल क्या बेटा, फाइंड करंट इन द सर्किट। किस सर्किट में करंट कितना है? बिल्कुल करेंगे। सर्किट में जो करंट है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स ईएमएफ। किसी भी टाइम पर आपका ईएमएफ है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस। बेटा सर्किट का रेजिस्टेंस है आर प्लस आर, जिसमें से कैपिटल आर तो लोड का था और स्मॉल आर उस खुद रॉड का था, जिस रॉड ने ईएमएफ इंड्यूस किया उसका था। अगर ओमेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा तो करंट भी लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज तो करेगा। हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है बी एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर प्लस आर। किसी भी टाइम पर ओमेगा है ओमेगा नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 3 स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 4 टाइम्स एम इंटू आर प्लस आर। अब तो सही रहा। दिस इज करंट एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम पर आपका जो करंट होगा प्यारे बच्चों, इट विल बी लाइक दिस। बड़ा किसी भी टाइम पर आपका करंट ये होगा। करंट भी जैसा आप देख पा रहे हो कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, आई वुड से कि करंट अगर ऐसे है, टाइम अगर ऐसे है, तो लगातार आपका जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर तो करंट ऑफ कोर्स बी ओमेगा नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 तो ईएमएफ है। रेजिस्टेंस बड़ा आपका आर प्लस आर है। t इज इक्वल्स टू 0 पर रख के देख लेना। और उसके बाद लगातार करंट की वैल्यू ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। कुल कितना चार्ज पास हुआ अगर ये निकालना हो तो इसी आई को डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो और आप निकाल सकते हो कि किसी भी टाइम तक कितना चार्ज पास होगा। ठीक है बेटा, हमने काफी सारा काम कर दिया। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल है मुझसे पूछा पावर डिसिपेटेड बाय कैपिटल आर,
कि आखिर कैपिटल आर ने कितनी पावर डिसिपेट की है किसी भी टाइम टी पर, तो आप बोलोगे सर कैपिटल आर ने जो पावर डिसिपेट की है किसी भी टाइम टी पर, इट विल बी ऑफ कोर्स उसमें से गुजरने वाले करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। उसमें से गुजरने वाले करंट का मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स आर प्लस आर, सॉरी आर प्लस आर का बड़ा स्क्वायर, ये बड़ा इंटू आर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ई रेस टू पावर माइनस 3 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी, बड़ा 4 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर किया ना इसलिए। ये बड़ा आपका पावर है। अगेन ई की पावर बड़ा माइनस समथिंग है, तो कोई मुझसे पूछ ले कि पावर वर्सेस टाइम, कैपिटल आर जो है उसका पावर वर्सेस टाइम ग्राफ कोई पूछ ले, मैं बड़े आराम से बोलूंगा कि कैपिटल आर का कोई पावर डिसिपेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा कि शुरुआत में तो आपके पास अच्छा खासा पावर था, कि शुरुआत में करंट अच्छा खासा था और उस टाइम पर शुरुआत में आपके पास पावर था बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा नॉट की पावर 2 इंटू आर अपॉन 4 टाइम्स आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपका पावर जो है वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज 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 डिक्रीज। चलिए बेटा, मैं आपसे उसके अंदर 6 सवाल पूछ चुका था, सॉरी 5 सवाल पूछ चुका था, मैं 6ठा सवाल यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपके इस कैपिटल आर ने कितना पावर टोटल, सॉरी कितनी हीट टोटल डिसिपेट की। तो सवाल लिखिए बेटा, फाइंड total heat dissipated by a load resistance capital R। लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर ने कितनी हीट डिसिपेट की। तो आप बोलोगे सीधी सी बात है कि कितनी हीट डिसिपेट की, उसके लिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर आपका जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं है, तो छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और उससे हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कैपिटल आर ने कितनी हीट डिसिपेट की। लेकिन बेटा यहां पर तो ये जो हीट डिसिपेट आई है छोटे से टाइम इंटरवल dt में आई, मुझे तो पूरा निकालना है बेटा, पूरा निकालना है। तो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में कितनी हीट डिसिपेट हुई उन सबको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, मतलब बेटा क्या कर दो, इंटीग्रेट। सर कहां से कहां तक बेटा, 0 से उस टाइम तक जिस टाइम तक आपको निकालना है। अगर सवाल में यह लिखा हुआ है कि 0 से लेकर t तक निकालो तो 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर दो। और कोई कहते हैं कि मुझे तो पूरी हीट डिसिपेट उस कैपिटल आर ने टोटल रोड के रुकने तक टोटल कितनी हीट डिसिपेट की, मुझे तो वो चाहिए, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर दो। मर्जी बेटा आपकी मर्जी, समझ गए। मुझे सारी पूछी है बेटा, सारे निकालता हूं। बड़ा पावर में मेरे पास बी स्क्वायर बाहर, एल की पावर 4 बाहर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाहर, आर बाहर, 4 टाइम्स आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाहर, ई की पावर -3 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 2m आर प्लस आर इंटू डी टी। इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यहीं कर देता बेटा इंटीग्रेशन, अगले पेज पे क्या करेंगे। बी स्क्वायर ठीक है, एल की पावर 4 ठीक है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर ठीक है, आर ठीक है, 4 टाइम्स आर प्लस आर का होल स्क्वायर भी ठीक है। टी का जो कोफिशिएंट है उससे करो डिवाइड। टी का कोफिशिएंट है -3 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एम इंटू आर प्लस आर। इसका इंटीग्रेशन बेटा यही आएगा, ई रेस टू पावर -3b स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 2 टाइम्स एम इंटू आर प्लस आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अभी करता हूं बी स्क्वायर से बी स्क्वायर निपटा, आर प्लस आर से आर प्लस आर निपटा,
4 से बड़ा ये 2 निपटा, ठीक है। एल स्क्वायर से बड़ा ये एल स्क्वायर निपटा। क्या बच गया बेटा तेरे पास? एम बच गया, एम बच गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर बच गया, एल स्क्वायर बच गया, आर बच गया, नीचे -6 बच गया, आर प्लस आर बच गया। टाइम को बड़ा इन्फिनिटी रखना तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, टाइम को 0 पुट करना तो e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0, e रेज टू पावर 0 कितना हो गया 1, 0 माइनस 1 इज -1, बड़ा माइनस माइनस मेरे पास क्या हो गया कैंसिल, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी m ओमेगा नॉट का स्क्वायर l का स्क्वायर इंटू कैपिटल R अपॉन 6 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। जब तक आपकी रॉड रुकेगी, रॉड को रुकने के अंदर इन्फिनिट टाइम लग रहा है बेटा, रॉड का ओमेगा लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, उसको रुकने में इन्फिनिट टाइम लगेगा। उस इन्फिनिट टाइम के अंदर हमारे इस क्या कहते हैं बेटा इसको, हमारा जो सर्किट है उसमें से कैपिटल आर में से करंट गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है तो हीट गुजर रही है, और अगर हीट गुजर रही है तो बेटा उस टोटल हीट डिसिपेट हो रही है, उस हीट डिसिपेशन की जो वैल्यू आई मेरे पास वही आई। ये जो मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन की है ये तो मैंने इसलिए की है कि मैं कुछ पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूं, और वो भी ऐसा पॉइंट जो मैं पता नहीं कितनी ही बार प्रूव कर चुका हूं। समझदार बच्चा तो पहली बार मान गया कि हाँ सर सही सही, सर सही बोल रहे हैं, सर झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के मन में शंका होगी, पता नहीं सर ने सही बोला गलत बोला। और मैंने पॉइंट ये बोला था कि ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट है, फैराडेज जो लॉ है, वो एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में सर्किट अपने हिसाब से यूज करता है, जैसे इस केस के अंदर हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर रहा है। सर वो वाली बात यहां पर कैसे आ गई, अभी बताता हूं कैसे आ गई। सुनना बेटा, ये आपके पास कैपिटल आर, ये आपके पास ईएमएफ, और ये आपके पास स्मॉल आर। ये जो ईएमएफ आया है बड़ा ऑफ कोर्स मोशनल ईएमएफ है, ये आपका जो रॉड रोटेट कर रहा है, कंडक्टिंग रॉड रोटेट कर रहा है, उसके कारण आया। ये कोई केमिकल सेल नहीं है, ये कोई केमिकल सेल नहीं है। केमिकल सेल में तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पर तो उस रॉड की काइनेटिक एनर्जी है दैट इज बीइंग कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज बीन फर्दर कन्वर्टेड इनटू हीट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस रॉड के पास कोई मुझसे पूछ ले कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर रॉड तो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, और रॉड तो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, और उसके पास शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ रॉड का आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। जब फाइनली वो रुक गई तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ऑफ कोर्स 0। फाइनली बेटा ओमेगा कितना हो गया 0। तो मैं आपसे पूछूं कि रॉड ने कुल मिलाकर कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस की, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो आप बोलोगे दिस माइनस दिस, दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 6 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब हमारा जो ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता ही ये है कि इस रॉड ने जो एक तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस किया है, उस ईएमएफ इंड्यूस के कारण इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, इसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, दोनों का जो सम है वो ऑफ कोर्स वही है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। यही तो सारा सर हमारा फैराडेज लॉ था। तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि हीट लॉस्ट बाय कैपिटल आर प्लस हीट लॉस्ट बाय स्मॉल आर, ये जो हीट लॉस आई बेटा कहां से आई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसने दी, इसने दी। इसने कहां से दी, इसने केमिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल थोड़ी यूज करता है, ये तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इसने कुल मिलाकर कितनी एनर्जी दी है, इसने कुल मिलाकर एनर्जी दी है ml स्क्वायर बाई 6 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। लेकिन सर ये तो एक ही इक्वेशन है, बेटा दूसरी इक्वेशन निकाल दूंगा। किसी भी टाइम पर इसका पावर आता है आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, उसी टाइम पर इसका पावर आता है आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। आई स्क्वायर दोनों में सेम है, तो दोनों में पावर का जो रेशियो है वो कैपिटल आर इस टू स्मॉल आर है। तो हीट का रेशियो भी तो अरे हीट का रेशियो भी तो कैपिटल आर इस टू स्मॉल आर होना चाहिए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो। यहां से स्मॉल आर एच आर को उड़ाओ,
बेटा मैं लिख सकता हूँ कैपिटल HR प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, और इससे मेरे पास आ गया है हीट डिसिपेटेड बाई कैपिटल R विल बी ml² बाई 6 इंटू ओमेगा नोट का स्क्वायर इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये ले बेटा, हमने इतनी मेहनत से इंटीग्रेशन से एग्जैक्टली वही रिजल्ट निकाला, वही रिजल्ट बेटा हमने आपस से निकाल दिया। सर 2 बार क्यों किया? बेटा तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि देखो यार फैराडेज लॉ इज सो फैसिनेटिंग, इट इज कन्वर्टिंग द एंटायर मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टिंग इनटू हीट जस्ट बिकॉज की रेजिस्टेंस लगा रखा था, बल्ब लगा रखा होता तो इलेक्ट्रिक को क्या कहते हैं लाइट में कन्वर्ट होता था। इजंट इट फैसिनेटिंग? कोई मुझसे पूछ लेगा स्मॉल आर ने कितनी हीट डिसिपेट की, तो मैं निकाल लूंगा। दोनों का रेशियो बड़ा कैपिटल आर टू स्मॉल आर आना चाहिए, तो स्मॉल आर के अंदर जो हीट डिसिपेट हुई है उसकी वैल्यू आएगी ml²/6 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये लो, अब यहां से है ना हमारे IIT JEE एडवांस का एक बढ़िया सवाल बन सकता है। IIT JEE एडवांस में कोई मुझसे ये पूछ सकता है, सुनना इस बात को, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ऐसे पूछ सकते हैं मेरे से कि देखो भाई रॉड की शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, और आप तो जानते हो कि इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लगातार घटती है, और कभी ना कभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटते घटते ओमेगा नॉट बाई 2 हो गई। आप तो ये बताओ कि जितनी देर में ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 हुई है उतनी देर के अंदर इस कैपिटल आर ने कितनी हीट डिसिपेट की है। 0 से इन्फिनिट तो निकाल ली, वो कह रहा है 0 से इन्फिनिट नहीं, 0 से लेकर उस टाइम तक हीट डिसिपेट कर निकालो कैपिटल आर द्वारा जब आपके रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि हम पूरी की पूरी इक्वेशंस बनाएंगे, पहले पता करेंगे कि किस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाई 2 होगी, फिर पावर वाले एक्सप्रेशन में इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर उस टाइम तक। ना 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 ना, हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ आई ओमेगा नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पता है, और वो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो दोनों ने बांट ली। अरे भाई किस किस ने बांट ली? वो बांट ली बेटा हमारे कैपिटल आर ने और स्मॉल आर ने। किस रेशो में बांट ली? अरे भाई दोनों सीरीज में लगे हुए, तो सारे सारे हीट को किस रेशो में बांटेंगे? कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर। यूं कर लेंगे, लेकिन यूं कर कैसे लेंगे? कॉन्सेप्ट आता तब कर लेंगे, वरना तो न्यूमेरिकल है, वरना तो न्यूमेरिकल है, उसके लिए कोई ऑप्शन है मेरे पास। अदरवाइज तो न्यूमेरिकल से ही करूंगा मैं, तो न्यूमेरिकल से ही बन पाएगा। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि मैं जानता हूं इस बात को कि फैराडेज लॉ वो एक ऐसा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क जो है उसको हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये वाली बात फिट हो गई, उसको कहेगा कि सर कुछ नहीं है तो सब कर लूंगा मैं। आपने सर फिर भी इंटीग्रेशन किया है, इस तरह के बहुत सारे सवाल तो मैं ऐसे भी निपटा सकता हूं। बिल्कुल सही बात बेटा, बड़े आराम से इस तरह के सवाल निपट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मैं बेटा एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने जो पावर वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया था ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वाला, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जो पावर वर्सेस टाइम ग्राफ है इसका ये एरिया कितना आएगा, तो मैं कहूंगा कि बेटा पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये आपको हमेशा हीट देगा। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कितनी हीट डिसिपेट हुई है वो कह सकते हो कि वही जो हीट है वो इसका एरिया आएगा। दैट विल बी m ओमेगा नॉट का स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू आर अपॉन 6 टाइम्स आर प्लस। तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? हीट देगा बेटा। सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर किसी टाइम टी तक ही हीट निकालनी है, तो 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर लें, वो तो सारे काम अपन कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ था ये तुम्हें समझाना कि बेटा मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मेन काम है मेरा। बाकी तो ठीक है बेटा, गणित है, गणित में तो क्या इशू है ना। इक्वेशंस होते हैं, कोई बहुत टफ भाई इक्वेशंस बनाना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस सॉल्व करना तो ठीक है। 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, 4 बार लिखते हैं, 5 बार लिखते हैं, इक्वेशंस तो सॉल्व करना अपन सीख ही जाते हैं। फिर पैटर्न भी दिख जाता है कि हाँ यार ऐसे तो सॉल्व करना है, कौन सा बहुत बड़ा काम है, सब कर लेंगे। मेन चीज़ तो इक्वेशंस लिखना है, और उसके बाद मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं वो सारे सारे काम बड़े इत्मीनान से कर सकता है, उससे कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बेटा अपना कुछ सवाल कर सकते हो, हमने अभी तक जितनी पढ़ाई की है
उसके बेसिस पे बड़ा अपनी जो ईएमआई की एसेंशियल शीट है, उसमें आप एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही मैं बड़ा, हालांकि काफ़ी सारे सेक्शन आपको पहले से दे चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप सेक्शन ए से ई तक कर लेना। हालांकि मैं डी को छोड़कर ए से ई बड़ा पहले भी बोल चुका था, लेकिन अब मैं वापस से बोलता हूँ कि आप डी भी कर सकते हो। सॉरी बेटा, ए से ई तो करना है, एफ भी करना है, एफ भी करना है। मैंने नए सेक्शन सिर्फ और सिर्फ डी और एफ बोले, बाकी बेटा मैं पहले आपको बता चुका था। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बड़ा ये काम ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा सा काम और दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, 5 कर लें, पार्ट 2 में, सॉरी बेटा पार्ट 2 में कुछ नहीं है, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर बेटा 1, 2, 3 कर लें। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, बड़ा 5 कर लें, सिक्स, 7, 12, 14, 15, 16 रहेंगे ना बेटा, इतने कर लें एक बार तो ना, फिर धीरे धीरे और कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आज तक हम सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ते आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी चार्ज की वजह से होती है। अब हम पहली बार ऐसा पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकती है। ढंग से सुना बच्चों, मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती, मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होना है, टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वो अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकती है। ये थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपकी इवन आगे वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह जो चैप्टर है वो भी काफ़ी हद तक इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बुना हुआ रहता है। इवन हम अगर अच्छी कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो अगर फिजिक्स वगैरह या फिर अगर हम थोड़ी बहुत भी अगर कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली इसी तरह की बातें आती हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और इस तरह से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्रिएशन होता है। तो चलिए अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी बात जानना चाह रहे हैं, और वो ये है कि अगर किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी करेगी तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। हमारे कोर्स में तो सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंड्रिकल रीजन है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे, उस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी, सिर्फ और सिर्फ उसी का डिस्कशन हमारे सिलेबस के अंदर है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ना किसी और रीजन की तरह मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर सकते। किसी और भी रीजन के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, भले ही वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो अलग बात है। तो बड़ा सबसे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि इफ़ magnetic field in a region is changing with time, then
इलेक्ट्रिक फील्ड will be induced in the region। आज तक हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्ज ही क्रिएट कर सकता है। आज हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसी और की भी हो सकती है। किसकी? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे मैंने एक छोटा सा एक रीजन लिया है बेटा, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है और फॉर एग्जाम्पल इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है और ये लगातार बढ़े जा रहा है, ये लगातार बढ़े जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर एक बड़ा कंडक्टिंग वायर रख दिया ऐसे, मैंने बड़ा कंडक्टिंग वायर रख दिया ऐसे, मैंने ये एक कंडक्टिंग वायर रख दिया है। जैसे ही कंडक्टिंग वायर रख दिया, मेरे बालक इस बात को जानते हैं कि अगर इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से होगा कि इसमें करंट बहेगा ऐसे, बेटा करंट बहेगा ऐसे, गौर से सुनना बेटा, करंट बहेगा ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है तो हम क्या कोशिश करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ क्रिएट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ क्रिएट करने के लिए हम करंट बहाएंगे ऐसे। करंट के यूं बहने के लिए ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को है ना इधर की तरफ भागना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अगर इधर की तरफ भागना पड़ेगा, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को अगर इधर की तरफ भागना पड़ेगा, इसका मतलब पूरे के पूरे रीजन के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो ऐसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर की तरफ होगी बेटा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। आपको याद होगा कि बेटा किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भगाने के लिए हमने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर तो किसी केमिकल सेल द्वारा हम प्रोवाइड करा रहे थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द केमिकल सेल, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिक चार्जेस, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। विच मैग्नेटिक फील्ड? द मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजिंग विथ टाइम। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके इस पूरे के पूरे वायर में अगर इस तरह से दौड़ रहे हैं, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये कि हमारे पूरे के पूरे रीजन के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ऐसे। बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी स्टैटिक चार्ज के कारण नहीं है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सर आई क्यों? बेटा सीधी सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस तरह से दौड़ाना है तो इस तरह से दौड़ाने के लिए बेटा आप वहां पर सेल यूज क्या करते थे? सेल में याद कीजिए एनोड हुआ करता था, कैथोड हुआ करता था, स्टैटिक चार्जेस हुआ करते थे, वो दौड़ाया करते थे। यहां पर भी कोई ना कोई तो दौड़ाएगा। सर यहाँ पर तो कोई स्टैटिक चार्ज है नहीं, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? स्टैटिक चार्ज के कारण तो है नहीं, तो किसके कारण हो सकती है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकती है। इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो या फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। इंड्यूस्ड इसलिए क्योंकि ये किसके कारण है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। आई होप बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं, सुनना बेटा। ये मेरे पास एक रीजन है, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, सिलेंड्रिकल रीजन है बेटा, वापस से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और लगातार घट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और लगातार टाइम के साथ घट रहा है। मैंने इसी के अंदर एक कंसेंट्रिक वायर रख दिया। मैंने बेटा ये एक ऐसे कंडक्टिंग वायर रख दिया, मैंने ऐसे एक कंडक्टिंग वायर रख दिया। मैं इस बात को जानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और लगातार घट रही है, तो ऑफ कोर्स इस वायर में से अंदर की तरफ गुजरने वाला फ्लक्स घट रहा है। हम क्या कोशिश करेंगे? फ्लक्स को बढ़ाने की। हम फ्लक्स को बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे अंदर की तरफ, तो इसमें करंट आ जाएगा ऐसे। सर करंट अगर ऐसे आ जाएगा तो इसका मतलब जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ भाग रहे हैं। बड़ा बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर इधर की तरफ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग कैसे रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो इसलिए भागा करते थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आया करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड आया करते थे बैटरी की वजह से। बैटरी में एनोड हुआ करता था, कैथोड हुआ करता था, जिन पर स्टैटिक चार्ज हुआ करते थे। वो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते थे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को भगाया करते थे। सर यहाँ पर तो आपने कोई बैटरी नहीं लगा रखी है। अब बेटा वही बात, सर ईएमएफ तो है। ईएमएफ किसके कारण है? ईएमएफ बेटा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैं कह दूंगा कि इसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफकोर्स जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं उस तरफ नहीं बेटा, उसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बेटा नेगेटिवली चार्ज है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स तो उस पर उसके अपोजिट लगेगा। तो जिस तरफ आपका करंट है उसी डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे आ जाएगी बेटा आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
ई बोल दो या ई इंड्यूस्ड बोल दो, एक ही बात है। यहां से मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 2-4 बड़ा स्पेशल बातें बोलने वाला हूं। सबसे पहली बात, दिस इज नॉट ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। बेटा किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से नहीं है, जैसी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हुआ करती थी, बेटा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। हो सकता है कि इसकी ना बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ हों उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो स्टैटिक चार्ज के कारण थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में बेटा बहुत सारी डिसिमिलरिटी आ सकती है। आप बल्कि ऐसा मान के चल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि वो स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी फोर्स लगाया करती थी Q इंटू ई, और ये वाली जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये भी फोर्स लगाती है Q इंटू ई। बाकी सब इसकी बातें सारे डिफरेंट हो जाएंगे। ये बड़ा स्टैटिक चार्ज के कारण नहीं है, तो किसके कारण है? इट इज ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का अगर सिलेंड्रिकल रीजन होगा तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बेटा ऐसे कंसेंट्रिक लूप्स बनाएंगी। बेटा क्या बनाएंगे? कंसेंट्रिक लूप्स बनाएंगे। इसके जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे वो कंसेंट्रिक लूप्स बनाएंगे, और उसका सेंटर कहां पर होगा? जहां पर सिलेंडर का सेंटर होगा वहीं पर इनका सेंटर होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस will be सर्कुलर, और वो भी ऐसा सर्कुलर हैविंग सेंटर एट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। बेटा इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर, जिस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही थी, उस सिलेंड्रिकल रीजन की जो एक्सेस है बेटा उस पर सेंटर होगा, और इस तरह के कंसेंट्रिक लूप्स बनाएंगे। सर आपने तो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल छाती ठोक के लिखाया था कि है ना कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाएंगे। सर यहाँ पर क्लोज्ड लूप्स कैसे बना रहे हैं? बेटा वहाँ पर जो मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी वो स्टैटिक चार्ज की वजह से लिखाई थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मैंने कह दिया ना कि इसकी सिमिलरिटी सिर्फ उससे इतनी सी है कि वहाँ पर भी फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई है और यहाँ पर भी फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई है। बाकी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली डिफरेंट है। ये क्लोज लूप बना सकती है, बनाई क्या सकती है? बना रखा है। यहाँ पर तो क्लोज लूप बनेगा, वहाँ नहीं बनाता। बेटा याद कीजिए, हमने इस बात को उस टाइम भी देखा था, अब हम इसको वापस से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला निकालते हैं। सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर क्या फॉर्मूला होगा और सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर क्या फॉर्मूला होगा, सुनिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बेटा पहली बार हेडिंग लिखना, फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक आइडियल सोलेनॉइड लिया बेटा। इस आइडियल सोलेनॉइड के अंदर आप लोग जानते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल ऐसे सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर होती है। हर जगह यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जो तार है इसमें करंट में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेरी कर रहा हूँ। करंट अगर मैं टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी होगा, और अगर इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी होगा तो ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मुझे ये निकालना है कि अंदर वाले पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर वाले पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके कारण? चार्ज के कारण नहीं, इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सर आपने इस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कैसे किया? बेटा करंट को वेरी करूंगा तो तुम जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट एन आई। करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो अंदर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और बाहर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मुझे दोनों ही जगह मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी अंदर वाले पॉइंट पर भी और बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालनी है। सबसे पहले मैं एक बार अंदर निकाल लेता हूँ, फिर बाहर भी निकालनी है। अंदर निकालने के लिए बेटा मैंने क्या किया, ध्यान रखना, इस सोलेनॉइड का रेडियस तो कैपिटल आर है, इसकी एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बड़ा कोई पॉइंट पी है, वहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो बच्चों इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को मैं इधर से देख रहा हूं। एक तरह से ये साइड व्यू हो गया, एक तरह से क्या हो गया? साइड व्यू। इधर से देखने पर कैसा नजर आएगा? सुनना बच्चों, इधर से देखने पर आपको सारा का सारा जो अरेंजमेंट है इट विल लुक लाइक दिस। ये ले बेटा, सारा का सारा अरेंजमेंट ऐसे नजर आएगा, और इस अरेंजमेंट का जो रेडियस है
एज यू कैन सी दैट इस अरेंजमेंट का जो रेडियस है बट आपके पास कैपिटल आर है, पूरे के पूरे रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आप लोग जानते हो बट दैट इज म्यू नॉट एन आई। करंट टाइम के साथ वेरी करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। मुझे निकालना है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, सेंटर से या एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर कोई ना कोई बड़ा पॉइंट है P। प्यारे बच्चों, कोई ना कोई पॉइंट है P, मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस निकालनी है। चलो सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करंट बढ़ा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैं जानता हूं कि इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर बड़ा एक ऐसे कंसेंट्रिक टाइप का सा वायर टाइप बना लो। अगर यहां पर कोई कंडक्टिंग वायर होता तो वो मैग्नेटिक फील्ड घटाने की कोशिश करता, तो वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता बाहर की तरफ, तो उसमें करंट बहता ऐसे, करंट बहता ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स भागते ऐसे, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आती ऐसे। तो इस पूरे के पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती ऐसे। बाय सिमेट्री मैं कह सकता हूं कि यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस इधर, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस इधर, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस इधर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो, बड़ा अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे टेंजेंशियली होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाय सिमेट्री में कह रहा हूं कि हर जगह सेम है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आराम से बच्चों, आराम से एक बार इस रीजन को देखना। इस रीजन में ईएमएफ निकालो। सर बैटरी तो लगाने रखी, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इस रीजन के अंदर जो ईएमएफ है बेटा मैं उसको दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक तो बाय फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी। बड़ा माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा बता रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस इस तरह से होंगे कि फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश करेंगे, और कोई इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज बेसिकली मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। कितना फ्लक्स है? आप बोलोगे फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड विच इज फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया है। बड़ा ये वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। मेरे बच्चे बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर तो हमारा बाहर आ जाएगा और हमारे पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस। ये ईएमएफ इंड्यूस हम लोगों ने निकाला है बाय फैराडेज लॉ। कोई दिक्कत नहीं बेटा। उसी ईएमएफ को मैं एक स्टाइल से और निकाल रहा हूं, सेम ईएमएफ को मैं एक तरीके से और निकाल रहा हूं बाय डेफिनेशन। सर ईएमएफ बाय डेफिनेशन? हाँ बेटा बिल्कुल। सर ईएमएफ बाय डेफिनेशन याद नहीं आ रहा, बड़ा मैं याद करा देता हूँ। मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर वाली चीज़ सिखा रखी है कि ईएमएफ का मतलब ये है कि किसी चार्ज पार्टिकल को पूरे लूप में घुमाने में किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बड़ा याद कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको सिखा रखा है कि ईएमएफ इज सिंपली डिफाइंड एज किसी क्यू चार्ज को पूरे लूप में घुमाने में कितना वर्क डन किया गया उसको उस क्यू चार्ज से डिवाइड कर दो और वही है हमारा ईएमएफ। ईएमएफ हमने फैराडेज लॉ से निकाला, ईएमएफ हम बाय डेफिनेशन निकालेंगे। हम उन दोनों को इक्वेट कर देंगे और मेरे ख्याल से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। सर कैसे निकालोगे? सुनना। लेट्स से मैंने कोई क्यू चार्ज जो है ना वो यहां पर रखा, तो उस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई। फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। बड़ा इस तरफ मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिख लिया dl, तो छोटा सा वर्डन आएगा बड़ा Q इंटू ई, ये तो फोर्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dl। ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट होंगे और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट होंगे, वर्क डन जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा, वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक, दैट नेट वर्क डन। बेटा क्यू को बाहर निकाल लो, क्यू मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। वैसे बड़ा क्लोज लूप है तो ऐसे क्लोज लूप भी दिखा सकते हैं, ई डॉट डी एल अपॉन क्यू। बेटा क्यू से क्यू क्या हो गया? कैंसिल। मेरे बच्चे बोले सर ई वेक्टर को बाहर निकाल लो। नहीं,
ई वेक्टर बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ई वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है। सर यूनिफॉर्म कैसे नहीं है? बेटा यहाँ पर ई वेक्टर अलग है, यहाँ पर ई वेक्टर अलग है, यहाँ पर ई वेक्टर अलग है, यहाँ पर ई वेक्टर अलग है। ई वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है लेकिन डायरेक्शन हर जगह सेम नहीं है, तो ई वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन हर जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे टेंजेंशियल, डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल। यहाँ पर जब आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और हम चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ ही लेकर जा रहे हैं, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल तो जीरो है। जैसे चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ Q इंटू ई, और इसी तरफ ही मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा छोटा सा डीएल। तो हर जगह चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही टेंजेंशियल है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि इट कैन बी रिटन एज ई इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ जीरो क्लोज्ड लूप में, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएल। सर अब ई को बाहर निकाल लूं? हाँ, अब ई को बाहर निकाल ले। सर ई वेक्टर बाहर निकालने से मना कर रहे थे, ई को बाहर निकालने के लिए कह रहे हो। बेटा ई वेक्टर हर जगह अलग अलग था, लेकिन ई तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। बाई सिमेट्री में कह सकता हूं कि जैसा पॉइंट ये वाला है वैसा ये वाला, वैसा ये वाला, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना चाहिए। अब आप ई को बाहर निकाल सकते हो, और ई को बाहर निकाला तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल बच गया। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है? डीएल 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 अगर ऐड करोगे तो पूरे के पूरे लूप की लेंथ आएगी, दैट इज 2πr। एक ही ईएमएफ इंड्यूस को मैं फैराडेज लॉ से भी निकाल के आया हूं, और उसी ईएमएफ को बेटा मैं किससे? बाय डेफिनेशन में निकाल के आया हूं, और एक ही ईएमएफ की बेटा दो तरह से वैल्यू निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दो। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πr is equals to pi r square into differentiation of magnetic field। बड़ा पाई से पाई गया, r से r गया। आप बड़े इत्मीनान से कह सकते हो कि अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज r/2 into differentiation of magnetic field। which magnetic field? the magnetic field which is a function of time। r/2 इंटू dB/dt। सर ये स्मॉल r क्या है? बड़ा स्मॉल r है सेंटर से दूरी। सेंटर पर मतलब एक्सिस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो स्मॉल r जीरो हो जाएगा। फिर जैसे 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 दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। सरफेस पे अगर मैं आ जाऊंगा, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सरफेस के लिए बेटा मैं स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रख दूंगा, और सरफेस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम टाइप आ जाएगी, दैट इज r/2 इंटू d/dt ऑफ जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिफरेंशिएशन। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम एक बार बाहर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि बेटा हम बार बार निकालते रहेंगे, हम याद रखेंगे। बेटा मैं तो डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं कि आपको समझ आए कि हाँ एग्जैक्टली बात क्या है। अदरवाइज फॉर्मूले रखने से भी हमारा काफी हद तक काम तो बन ही जाता है। सुनिएगा, मेरे पास फिर से बेटा एक आइडियल सोलेनॉइड, इस तरह से आइडियल सोलेनॉइड, हमने इस आइडियल सोलेनॉइड पर ऐसे वायर लपेट रखा है बेटा। इस वायर में से कुछ ना कुछ करंट जा रहा है, ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ऑब्वियस बात है कि इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगी। इस सोलेनॉइड का जो रेडियस है बेटा आपके पास वो कैपिटल R है, ठीक है। और आप है ना बेटा क्या कर रहे हो कि एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पर भले ही मैग्नेटिक फील्ड ना हो, लेकिन इसके अंदर इसके आस पड़ोस में ऐसा रीजन तो है ही ना जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। कैसे? हम इस करंट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लगा के बैठे हैं, तो करंट टाइम के साथ वेरी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर इस पॉइंट के आस पड़ोस के रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर वेरी करेगी तो यहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी। अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्टैटिक चार्ज के कारण नहीं है, ये किसके कारण है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सर निकाल सकते हैं इसको? बड़ा बिल्कुल निकाल सकते हैं, और हमें तो याद रखनी है। चलिए बच्चों, फिर से इस पूरे के पूरे डायग्राम को हम इधर से देखेंगे।
इधर से देखने पर सारा का सारा अरेंजमेंट कैसा नजर आता है मेरे बच्चों, देखना। दिस अरेंजमेंट विल लुक लाइक दिस। ये रहा बेटा आपका सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का रेडियस बेटा दैट इज कैपिटल आर। इस पूरे रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ लगातार वेरी कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहां पर बेटा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पे निकालूंगा बेटा। आराम से सुनना, यहां पर अगर निकालनी है तो सबसे पहले ऐसे स्मॉल आर रेडियस का सर्कल बनाओ, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब सुनना, फॉर एग्जांपल इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो अगर मैं यहां पर कंडक्टिंग वायर रख दूंगा तो उसमें करंट ऐसे बहेगा कि बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा, तो वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का चाहेगा बाहर की तरफ, तो उस कंडक्टिंग वायर में ऑफ कोर्स करंट आ जाएगा ऐसे। करंट ऐसे आ रहा होगा तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी ऐसे। अगर उस कंडक्टिंग वायर को हटा भी देंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टिंग वायर की वजह से थोड़ी है, वो तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। यहां पर तुम चाहे वायर रखो या ना रखो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी। हाँ, वायर होगा तो उसमें करंट दौड़ने लग जाएगा, वायर नहीं होगा तब भी करंट तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ऐसे बेटा आपकी ए इंड्यूस्ड होगी। और स्मॉल आर ये सर्कल है बेटा, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। अगर आप यहां पर कोई कंडक्टिंग वायर रख दोगे तो उसमें करंट दौड़ने लग जाएगा, अगर वायर नहीं रखोगे तो बेटा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी रहेगी, भले ही करंट ना हो। सर कैसे निकाले बेटा, फिर से वही कहानी, मैं ईएमएफ को दो स्टाइल से निकाल सकता हूं। एक ईएमएफ को निकालने का स्टाइल है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितना है इस रीजन में, यहां 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 किसी प्रकार का फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में है, और वो फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स टाइम के साथ वेरी कर ही रहा है। और मेरे पास आ गया पाई आर स्क्वायर को तो बाहर निकाल लो, ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आ गई है दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। उसी ईएमएफ को, ये तो फेराडेज लॉ से थी, ये तो मेरी बड़ा फेराडेज लॉ से है, उसी सेम ईएमएफ को बड़ा सेम ईएमएफ को मैं बाय डेफिनेशन में निकाल सकता हूं। बाय डेफिनेशन में कह सकता हूं कि द सेम ईएमएफ, बड़ा सीधा बोल दूं, क्यू चार्ज को यहां से चलाते 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 वापस यहीं लेके आऊंगा तो वर्डन आएगा Q इंटू ई इंटू 2πr। फिर बड़ा ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ईएमएफ की वैल्यू आएगी E मल्टीप्लाइड बाय 2πr। सेम ईएमएफ दो स्टाइल से निकालने, बड़ा डायरेक्ट लिख दिया चलेगा ना, दोनों को बराबर करो, दोनों को हमने बराबर किया, मेरे पास आ गया E इंटू 2π स्मॉल r इज इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में। पाई से पाई मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, और मेरे पास बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। बेटा देखना कितना, R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R। कैपिटल R तो बेटा ऑफ कोर्स आपके सिलेंडर का रेडियस है, स्मॉल r क्या है, एक्सिस से कितनी दूरी, R स्क्वायर अपॉन 2R इंटू डी बी बाई डी टी। बेटा B ऑफ कोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। आप देख रहे हो बेटा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। आउटसाइड पॉइंट के लिए हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सिस से दूरी, और अंदर वाले पॉइंट के लिए हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिस से दूरी।
अंदर वाले पॉइंट पर तो बेटा जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जा रहे हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, बाहर वाले पॉइंट पे घटती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां पर हुई? सरफेस पे। कितनी? ये। आई रियली होप बेटा आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा। दोनों ही जगह बेटा फॉर्मूला याद रखना हमारे लिए मस्ट है। मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूं। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्सिस से दूरी, ये बेटा स्मॉल आर, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर वाले पॉइंट्स पे, अंदर वाले पॉइंट्स पे फॉर्मूला क्या है? मेरे बच्चे बोलेंगे सर अंदर वाले पॉइंट पर फॉर्मूला है R/2 इंटू dB/dt। बिल्कुल एक्सिस पर अगर निकालोगे बेटा, जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, E पर पावर 1 R पर पावर 1। बेटा ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। आप कह सकते हो कि ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन वाला नाटक कब तक चलेगा? बेटा स्ट्रेट लाइन वाला नाटक सिर्फ तभी तक चलेगा जब तक आप एक्सिस पर नहीं पहुंच जाते। एक बार आप जब एक्सिस पर पहुंच गए, मतलब स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R पर पहुंच गए, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छी खासी होगी। ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस है। कितनी वैल्यू आई थी बेटा उसकी? R/2 इंटू dB/dt। यही नहीं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन तो है ही है, मैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी बता सकता हूं। tan थीटा इज इक्वल्स टू, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1 है, ये जो टर्म है बेटा आपका स्लोप है। तो आप कह सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स dB/dt। ये आपका स्लोप। अंदर वाले पॉइंट पर हम इत्मीनान से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। सवाल वगैरह तो तभी होंगे जब फॉर्मूला होगा। सर बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या कहानी है? बेटा बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बाहर वाले पॉइंट पर मेरे बालक जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब समथिंग लाइक रेक्टेंगुलर हाइपर वाला टाइप बन जाएगा। और आउटसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो आखिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुई कहां पर? सरफेस पर। मतलब बेटा वो सिलेंडर जो था ना, उसकी बेटा एक तरह से सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। आई होप मेरे बच्चे सारे की सारी बातें समझ गए होंगे। मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहता हूं, सुनना बेटा। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सिलेंड्रिकल रीजन है। इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर लेट से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जैसे जैसे दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर जैसे दूर जाऊंगा लगातार घटेगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होंगे? मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो हमारी क्या कोशिश होगी? मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की। तो अगर यहां पर कंडक्टर होता तो उसमें करंट आता ऐसे। कंडक्टर नहीं है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना बेटा कैसी होगी? ऐसी कोएक्सियल लाइंस होंगी, सॉरी कंसेंट्रिक लाइंस होंगी। बड़ा ज़्यादा अच्छा डायग्राम बना नहीं, बट मेरे ख्याल से तुम मेरी फील समझ जाओगे कि मैं क्या करना चाहता हूं। यहां पर मैंने लाइंस को दूर दूर रखा और यहां पर नजदीक रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहां पर लाइन डेंसिटी कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। फिर और दूर जाऊंगा बड़ा, फिर वापस से लाइन डेंसिटी घट जाएगी। बाहर जाएंगे तो बड़ा और इलेक्ट्रिक, सबसे ज्यादा लाइन डेंसिटी कहां पर होगी? सरफेस पे। अंदर आओगे तब भी लाइन डेंसिटी घटेगी, बाहर जाओगे तब भी लाइन डेंसिटी घटेगी। हो सकता है कभी IIT JEE एडवांस वगैरह में इस तरह के बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हो और आपसे डायग्राम वायग्राम पूछो, सॉरी ग्राफ पूछो, आप बड़े आराम से बता दोगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सिलेंड्रिकल रीजन है बेटा, ये एक्सिस है। इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और वो लगातार समय के साथ बढ़ी जा रही है। किस एक्सप्रेशन से? बी नॉट इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है और स्मॉल टी मतलब आपका टाइम है। आप देख रहे हो टाइम के साथ लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़े जा रही है, वो भी लीनियरली। अच्छी बात है बेटा। ए पॉइंट है जो एक्सिस से r/2 डिस्टेंस दूर है। बी पॉइंट है जो बेटा एक्सिस से 2r डिस्टेंस दूर है। मैंने 3 सवाल पूछे हैं। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ए वाला पॉइंट तो अंदर वाला पॉइंट है। अंदर वाले पॉइंट पर मेरे बच्चों को फॉर्मूला पता है, एक्सिस से दूरी अपॉन 2 इंटू dB/dt। ये फॉर्मूला था बेटा, ये फॉर्मूला था। एक्सिस से दूरी है कितनी? कैपिटल R/2। तो मेरे पास ये आ गया कैपिटल R/4 इंटू dB/dt। बेटा व्हाट इज dB/dt जरा चेक करना। बेटा मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। बी नॉट कॉन्स्टेंट, कैपिटल टी कॉन्स्टेंट, स्मॉल टी का डिफरेंशियल स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 1। तो दैट कम्स आउट टू बी बी नॉट अपॉन कैपिटल टी, दैट इज आर बी नॉट अपॉन 4t। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट? बेटा बी पॉइंट आपका सिलेंडर के अंदर नहीं है, बाहर है। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है। बाहर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला हुआ करता था r² अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल r इंटू dB/dt। कैपिटल R तो रेडियस है, ये जो बड़ा स्मॉल r है ना, ये आपका सेंटर से दूरी है। सेंटर से दूरी बेटा कितनी है? 2r इंटू dB/dt। बेटा dB/dt तुम जानते हो बेटा, दैट इज बी नॉट अपॉन कैपिटल। हाँ बेटा कितनी वैल्यू आ गई? दैट इज r इंटू बी नॉट अपॉन 4t। सर दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम आ गई? हाँ बेटा आ सकती है। किसी 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आ सकती है, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, फिर बड़ा सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक लगातार घटती है। तो किसी 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम तो हो ही सकती है। जैसे ये लो बेटा, जैसे ये लो, इस पॉइंट पे ये अंदर वाला पॉइंट है बेटा, ये आपका बाहर वाला पॉइंट है। इन दोनों जगह बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब r/2 पर और 2r पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई पाप थोड़ी हो गया। चलिए कोई बात नहीं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस पर आती है। सर सरफेस पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? कोई सा लगा दो। सरफेस पर आप अंदर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बाहर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कंटिन्यूअस टाइप का ग्राफ है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफेस पर फॉर्मूला है स्मॉल r/2 इंटू dB/dt। सर बोलते हो स्मॉल r हो, लिखते हो कैपिटल R। अरे बेटा स्मॉल r मतलब एक्सेस से दूरी। सरफेस वाले पॉइंट पर ऑफ कोर्स एक्सेस से दूरी कितनी है? कैपिटल R। और मेरे पास आ जाएगा दैट इज कैपिटल R/2 इंटू dB/dt। बेटा dB/dt इज बी नॉट अपॉन t। r बी नॉट अपॉन 2t। ये आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इस रीजन के अंदर। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक और बेटा सवाल करते हैं। आपके पास बेटा एक रीजन है कैपिटल R रेडियस का। उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे टाइम वेरिंग, दैट इज बी नॉट टी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट भले ही ना हो। इसी रीजन में बेटा, मैं इसी रीजन में ये जो सरफेस है बेटा, ये स्मूथ है ऐसे डिस्क टाइप जगह बेटा ऐसे, ठीक। इसके ऊपर एक रिंग रख दी मैंने। m मास है रिंग का, q चार्ज है, यूनिफॉर्म रिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। चार्ज्ड है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऐसा तो हो ही सकता है। चार्ज्ड है, चार्ज q है, मास m है और कोएक्सियली पड़ी है। मतलब बेटा इस रिंग की जो एक्सिस है और बेटा जो रीजन जिसके अंदर अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है, उन दोनों की एक्सिस सेम है। मेरा सवाल ये है, फाइंड
टॉर्क ऑन रिंग एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। सोचते हैं ना, एक बार ना इसका टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखने पर कैसा नजर आता है। ऊपर से देखने पर बड़ा ये वाला तो वो रीजन रहा सिलेंड्रिकल, जिसकी रेडियस आपके पास कैपिटल आर है। अंदर की तरफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू बड़ा B इज इक्वल्स टू B0T है। और इसी में एक कोएक्सिली बड़ा दूसरा वायर पड़ा है ऐसे, इसका सेंटर और वायर का सेंटर सेम है। अच्छा बेटा, वायर का रेडियस गिवन है, मैं पहले बोल दूं बेटा, वायर का रेडियस गिवन है। ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग वायर है, ठीक। इस वायर की रेडियस बड़ा मैं बोल दूं स्मॉल r है, मास m है, q उसका चार्ज है। अब सुनना, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। क्या कोशिश होगी? घटाने की। मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए तुम जानते हो कि करंट बहना चाहिए ऐसे, करंट बहना चाहिए। सर करंट कैसे बह सकता है? तो नॉन कंडक्टिंग है। करंट ऐसे बह सकता है कि नॉन कंडक्टिंग है इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दौड़ेंगे, लेकिन पूरी रिंग दौड़ जाएगी, पूरी रिंग भाग जाएगी ऐसे, यूं 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 रिंग भागने लग जाएगी। कंडक्टिंग होता तो रिंग वहीं रहती और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भागने लग जाते, इलेक्ट्रॉन्स भागते ऐसे तो करंट आ जाता है ऐसे। अब क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, लेकिन चार्ज तो ये भी है, और अगर चार्ज है तो पूरी पूरी रिंग भागने लग जाएगी ऐसे 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 ऐसे। सर क्यों भागने लग जाएगी? समझाता हूं। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, पूरे के पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, यू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मुझे पता है। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला मेरे बच्चे बोलेंगे सर R/2 इंटू dB/dt, बड़ा dB/dt इज B0। फेयर एनफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर यहां पर कोई छोटा सा dq चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा E इंटू dq, इस पर E इंटू dq, इस पर E इंटू dq, इस पर E इंटू dq, ये E इंटू dq और ये इंटू E इंटू dq। भले ही नेट फोर्स जीरो हो गया होगा, E इंटू dq, E इंटू dq, भले ही नेट फोर्स जीरो हो गया होगा, लेकिन टॉर्क तो आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स भी इधर घुमा रहा है, ये वाला फोर्स भी इधर घुमा रहा है, ये वाला फोर्स भी इधर घुमा रहा है, ये वाला फोर्स में टॉर्क तो आएगा। सर टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क आएगा E इंटू छोटा सा चार्ज यहां पर जो पड़ा होगा दैट इज dq मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस r। ऐसे E इंटू dq जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, आपका E बाहर R बाहर, इंटीग्रेशन dq मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं टॉर्क विल बी E इंटू q इंटू r। E हम पहले से जानते हैं, E इज बड़ा ऑफ कोर्स R/2 इंटू B0 q, R/2 इंटू B0 बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q, एक R बड़ा और है तो R का स्क्वायर। दिस इज द टॉर्क। बड़ा टॉर्क की वैल्यू आ गई। वी नो दैट कि टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। आप जानते हो कि ये वाले जो रिंग है ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमने लग गई है। टॉर्क की जो वैल्यू है बड़ा दैट कम्स आउट टू बी B0 इंटू Q इंटू R²/2। इट शुड बी इक्वल टू जिस एक्सिस के अबाउट आपने टॉर्क लिखा है उसी एक्सिस के अबाउट I, बड़ा उस एक्सिस के अबाउट मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr² इंटू अल्फा। r² का वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई है B0 Q/2 है। ही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। को मुझसे पूछ रहे सर टी टाइम बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। एंगल कितना चलेगा? थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा कांस्टेंट आया है इसलिए हम हर काम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से इसमें कर सकते हैं, कोई इसमें हमें लोड ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। बहुत ही बढ़िया सा सवाल करते हैं। सवाल की सिचुएशन सुनेगा बेटा। हमारे पास एक आइडियल सोलेनॉइड है
इस आइडियल सोलेनॉइड का रेडियस कैपिटल आर है। इसमें शुरुआत में कोई करंट बह रहा है जिसकी वैल्यू आपके पास आई है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके पास एन है। सोलेनॉइड आपका आइडियल है। इस सोलेनॉइड से बाहर, मतलब इसकी एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, हमने एक चार्ज रखा हुआ है ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर। चार्ज है क्यू, उसका मास है एम। हमने क्या किया कि जिस बैटरी से इसके अंदर करंट जा रहा था उस बैटरी को ऐसा मैं स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया तो इंस्टेंटेनियसली इस पूरे के पूरे तार में करंट अचानक से डाई हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो करंट जो पहले आई था वो घटकर फटाक से जीरो हो गया। जैसे ही ये करंट जीरो हुआ, मेरा सवाल ये है कि इस क्यू चार्ज के पास जो पहले रेस्ट पे था, लेकिन अगर कोई फोर्स लग गया तो मूव कर सकता है, तो उस क्यू चार्ज के पास कितनी वेलोसिटी आएगी। जैसे ही हमने इस करंट को जीरो किया, जैसे हमने स्विच को ऑफ किया, वैसे ही उस चार्ज के पास कितनी वेलोसिटी आएगी, इतना से बेटा अपना सवाल है। सवाल बेटा लिख लेना, एज वी स्विच ऑफ द सर्किट करंट सडनली डाइज या फिर करंट सडनली बिकम्स जीरो, फाइंड वेलोसिटी अचीव्ड बाय चार्ज क्यू। चार्ज क्यू के पास बेटा कितनी वेलोसिटी आएगी। पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि चार्ज के पास वेलोसिटी क्यों आएगी। सोचता हूं बेटा, इस पूरे अरेंजमेंट को लेट से बेटा मैं एक बार इधर से देख रहा हूं, साइड से देख रहा हूं। साइड से देखने पर मुझे ऐसा नजर आएगा, ये रहा बेटा आपका सिलेंड्रिकल रीजन। इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, जो अचानक से घटकर बेटा क्या हो गई, जीरो। पहले बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू नॉट एन आई, और जैसे बेटा करंट जीरो हो गया, ये फटाक से हो गई जीरो। मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई चेंज तो आया है। इसका जो रेडियस है बेटा मुझे वो कैपिटल आर दे रखा है, और इससे कुछ दूरी पर स्मॉल आर डिस्टेंस दूर हमें हमारा चार्ज दे रखा है क्यू चार्ज और एम मास। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां हो गई फटाक से जीरो, छोटे से टाइम के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अंदर था और वो घटा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही घटा, हम जानते हैं कि उस इंस्टेंट के लिए, उस क्षण के लिए कुछ ना कुछ तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा, जो भी बड़ा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, वो ऑफ कोर्स अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर आस पड़ोस के रीजन में अगर कंडक्टिंग वायर अगर होते तो वो सारे के सारे करंट बहाते ऐसे, क्योंकि अगर वो करंट बहाते ऐसे तो उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड आती ऐसे। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, वो घट रही थी, तो हम कोशिश करते मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की। तो अगर तार पड़े होते तो उनमें करंट आता ऐसे, उनमें अगर करंट आता ऐसे, तो इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती ऐसे। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत देर नहीं आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से इंस्टेंट के लिए आएगी जिस इंस्टेंट के अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई से घटकर जीरो हो गया। उसके बाद तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, फ्लक्स जीरो है और फ्लक्स कांस्टेंट है। उसके बाद तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और एक बार अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया उसके बाद तो तुम जानते हो कि आपके पास किसी प्रकार का कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है, उसके बाद तो कोई आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस सिर्फ और सिर्फ उस क्षण के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई से घटकर फटाक से जीरो हुआ है। उसके बाद तो जीरो हो गया, उसके बाद तो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत देर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बस थोड़ी देर के लिए है। जिस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस टाइम पर ऑफ कोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है E इंटू क्यू। ये फोर्स काफी हद तक वैसा है जैसे फुटबॉल आपके बेटा पैरों के नीचे पड़ी है और आपने फुटबॉल से फटाक से किक मारा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने फुटबॉल को यू फोर्स लगाया, ना ना, आपने फुटबॉल पे यू फोर्स लगाया, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए फोर्स लगा और उसके बाद फोर्स लगना बंद। सर बंद क्यों? क्योंकि बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ उस क्षण के लिए है, सिर्फ उस इंस्टेंट के लिए है जिस इंस्टेंट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां पहुंच गई। उसके बाद तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, फिर तो फ्लक्स जीरो है, फिर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, फिर तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ और सिर्फ उस क्षण के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टेंट के लिए है। और ये जो ऐसे इंस्टेंट पर जो फोर्स लगता है इसे हम शायद इंपल्सिव फोर्स वगैरह बोल देते होंगे।
ये बड़ा फोर्स आएगा और इस फोर्स के कारण इसके पास सामने की तरफ हल्की फुल्की वेलोसिटी आएगी। ये फोर्स है कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। क्यू तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल r इंटू dB बाई dt। चलो dt को ऊपर ले आओ, F इंटू डी टी इज इक्वल्स टू क्यू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल r इंटू dB। इंटीग्रेट सर क्यों इंटीग्रेट? बड़ा इंटीग्रेशन फोर्स dt देखा देखा लग रहा है, ये तो इंपल्स है एंड इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू बड़ा क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो आप ऐसा कह सकते हो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन f dt एंड दैट कम्स आउट टू बी क्यू r स्क्वायर अपॉन 2r इंटू dB। बड़ा dB का इंटीग्रेशन तो b ही आएगा, dB का इंटीग्रेशन तो b ही आएगा। और बड़ा b कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? बड़ा b वेरी कर रहा है 0 से लेकर सॉरी कहां से कहां तक? म्यू नॉट ni से लेकर 0 तक। और इसको सॉल्व करते बेटा मेरे पास v की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है माइनस क्यू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2mr इंटू बड़ा क्या? म्यू नॉट ni। बेटा जब भी आंसर लिखो इस माइनस को उड़ा दिया करो। सर माइनस को क्यों उड़ा दूं? अब बेटा ये तो माइनस है तो सिर्फ ये वाली बात बताने के लिए है कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा फ्लक्स को, सिर्फ फ्लक्स के चेंज को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस माइनस को हटा देना, माइनस थोड़ा सिर्फ उसके लिए। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर मेरे पास जो वेलोसिटी आ गई है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2mr इंटू म्यू नॉट ni। ये हमारे पास बड़ा क्या आ गई है? इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। आई रियली होप बड़ा सारा का सारा सवाल आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।